आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अर्थपूर्ण और प्रासंगिक संवाद। इस विशेष पॉडकास्ट में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नोवेरा शेख से, हीरा ग्रुप की संस्थापक और सीईओ तथा एक मजबूत संवैधानिक मूल्य में विश्वास रखने वाली व्यक्तित्व। इस चर्चा में डॉक्टर नोवेरा शेख भारतीय संविधान, कानून का शासन और समानता जैसे मूल सिद्धांतों पर अपने विचार साझा करती हैं। वह ये बताती हैं कि भारत में कोई भी व्यक्ति या संस्थान, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। इसके साथ ही वह अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर यात्रा के अनुभव साझा करती हैं और बताती हैं कि कैसे संवैधानिक मूल्यों ने हर चुनौती के दौरान उन्हें ताकत और दिशा दी। ये पॉडकास्ट सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, बल्कि लोकतंत्र, नागरिक जिम्मेदारी और संवैधानिक जागरूकता पर एक बेहद जरूरी संवाद है। चलिए अब देखते हैं इस विशेष पॉडकास्ट का ये क्लिप। तो नोएरा जी, जैसा मैं जानती हूँ आप तिरुपति से हैं। जब आप 10 साल की थी तब वहाँ का माहौल अलग होगा, गलियाँ अलग होंगी, आपका घर अलग तरीके से होगा। उस टाइम का कैसा आपकी ज़िंदगी बीती उस टाइम? उस टाइम पे ज़िंदगी के ये हाल थे कि लड़की जैसे पैदा होती है तो लड़की का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि लड़की बाहर नहीं निकल सकती, स्कूल नहीं जा सकती, पढ़ाई नहीं पढ़ सकती, एजुकेशन नहीं कर सकती। इस तरह की बातें मेरे दिल पर बहुत बड़े दबाव डालते थे। तो ये लीडरशिप आपके अंदर कहाँ से आई? सच्ची बात तो ये है कि लीडरशिप बनना, लीडरशिप क्या होती है, आज भी आप पूछ रही हो तो मुझे नहीं मालूम कि लीडरशिप किसको कहा जाता है। जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया और कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने देखा कि काले गोरे को एक ही रेट है और हिंदू मुस्लिम को एक ही रेट है और किसी को कोई बड़ा नहीं है, कि आज का दिन हिंदुस्तान की आज़ादी बनी गई ये दिन है। आज का दिन हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए एक कानून को बनाकर एक हाथ में लोगों के रख दिया। कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस प्रोग्राम टोटल इंडिया में कैसे चलाएं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत परफेक्ट है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आगे कोई भी नहीं। तो जब कोई अथॉरिटी किसी सिटीजन के साथ गलत करती है तो तब सिटीजन क्या कर सकता है? और आज मीडिया ट्रायल तो आपको मालूम है कि मीडिया ट्रायल तो बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है कि वहाँ फैसला होने से पहले मीडिया उसको मुजरिम बनाने से पहले मीडिया उसको मुजरिम बना देती है सबसे पहले। अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपके लिए बड़ा वकील नहीं खड़ा होता है। सरकारें बदलते हैं, आज एक सरकार होती है, कल एक सरकार हो जाती है, 5 साल के बाद, परसों को 5 साल के बाद एक सरकार होती है। कॉन्स्टिट्यूशन 70 साल से चल रहा है। कितना इम्पोर्टेंट होगा आजकल जो यूथ है उनके लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए होगा? यही है सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है। इस दिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का तोहफा मिला। इतने साल हो चुके हैं लेकिन अब भी अवेयरनेस कहीं ना कहीं हमें कम नजर आती है। आज के पॉडकास्ट में हम 26 जनवरी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं नोएरा शेख जी, जो खुद सोशल वर्कर हैं, एंटरप्रेन्योर है। आज हम उनके व्यूज लेंगे, उनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे और उनसे जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से चलता है। सबसे पहले तो वेलकम नोएरा जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले आपके बारे में बात करते हैं। आपका बचपन कैसा था? बचपन से मैंने देखा है कि एक औरत के लिए जो सोच होती थी जब मेरी पैदाइश थी उस वक्त बहुत डिफरेंट थी। बिल्कुल। अब बहुत काफ़ी बदल चुका है और सोच लोगों की बहुत अच्छी बदल चुकी है। उस पर उस बचपन में जो चीज़ें देखे उसी पर मैंने पूरा ज़िंदगी काम किया है। अच्छे काम करने के लिए अवेयरनेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो आप कोर्ट्स की बात कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि वो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसा क्यों? यही है सुप्रीम कोर्ट। जो है यही है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको आगे जाने की इजाज़त नहीं है किसी को भी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गार्डियन है, सुप्रीमो है, सुप्रीम कोर्ट भी यही है। जो है यही, आप जो आर्टिकल्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ यही है बचपन से। लेकिन मैं कंफ्यूज होती थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या है। वो मुझे अभी तक, अब मेरे को समझ आने लगा है कि हाई कोर्ट ये होता है और सुप्रीम कोर्ट ये होता है। देखिए, छोटी कोर्ट जो होती है सेशन कोर्ट होती है, जैसे इंसान को फौरन अरेस्ट कर लेते हैं, बेसिक तौर पे ले जाके वहाँ पर छोड़ देते हैं और उसके बाद
ये कोर्ट भी हमारे साथ नाइंसाफी करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि आर्टिकल 226 में आप रिट पिटीशन लगा के हाई कोर्ट को जा सकते हैं, वहां बोल सकते हैं कि देखो मेरे साथ ऐसा जुल्म हो रहा है, ऐसी बात हो रही है, ऐसी बात हो रही है। वहां कुछ आर्डर भी हो जाता है या जो भी होता है तो फिर आर्टिकल 132 सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, वहां पर भी आ सकते हैं। दो तरह के जाने होते हैं, एक आके इंटरिम के लिए रिलीफ के लिए जाना होता है, एक आके जजमेंट पे जजमेंट। एक नीचे की कोर्ट में जजमेंट हो गया क्रिमिनल करके, फिर हाई कोर्ट में भी हो गया जजमेंट क्रिमिनल करके, फिर सुप्रीम कोर्ट भी दे दिया, तो अब कोई रास्ता नहीं बचा आपके नहीं बचा। अगर इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं, जैसे सेशन कोर्ट का भी ऑर्डर अभी इंटरिम ही है, अभी ट्रायल ही स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हाई कोर्ट का भी ऑर्डर इंटरिम ही है और अभी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर इंटरिम ही एक ऑर्डर होते हैं, इंटरिम के ऊपर होते हैं। तो वो इंटरिम जो है ऑर्डर्स हैं कोर्ट के, और एक जजमेंट होते हैं जो फाइनल जजमेंट, वो जजेस को बहुत सोच कर देना पड़ता है, बड़ा सोच कर देते हैं कि किसी ना इंसाफी को, किसी ना बेगुनाह को हम सजा तो नहीं दे रहे हैं, हम किसी को ना हक से अंदर तो नहीं कर रहे हैं। कितने ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, आप देखते हैं हमारे इंसाफ के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आती, मगर इसके अंदर के ही होते हैं। कितने लाइन भी लिख लो, इससे आगे बढ़कर नहीं, कितने लाइन भी लिख लो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। इसलिए अगर वो तुमको, अगर तुम उसको जानती हो, अगर तुम उसको पढ़ती हो, तो तुम अगर कोई गलत भी जजमेंट हो गया, क्योंकि जजेस भी कभी इंसान होते हैं, उनसे भी लिखने में या कहीं पर रजिस्ट्रार के हाथ से टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो या बोलने में भी हो जाता है, तो फिर आर्टिकल रिस्ट्रक्चर कराने का भी आता है, वहां रिस्ट्रक्चर तक जजमेंट को करने का आता है, और बोलने को फिर वापस उसको मॉडिफिकेशन के ऑर्डर ही, बहुत सारे चीजें। और एक जज का बेंच होता है, फिर वहां पर हमें ये नहीं मिलेगा तो दूसरे बेंच पे जाते हैं, फिर वहां नहीं होगा तो 3 जजेस बैठते हैं, उनके बेंच पे जाते हैं, फिर लास्ट 5 जजेस के बेंच के ऊपर होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आखिरी ऑर्डर होता है, वो तो वहां तक भी कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से इंसाफ तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। अगर नाहक सताता है तो चोर पकड़ा ही जाएगा, अगर आप सच्चे हो तो देखो, सच्चे हो तो ही फाइट करने की ताकत आती है। अगर आप झूठे हैं तो हम झूठे हैं तो जरूर हम डर के कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, कि कहीं ना कहीं फंसी जाएंगे, क्योंकि एक क्रिमिनल का काम तो कर लिया है ना। झूठ छुपता नहीं है, झूठ छुपता नहीं है। ये आके डाउट के ऊपर करना होता है, एक रेड हैंडेड गुनाह को पकड़ लेना होता है, जो किसी को मारते हुए, किसी को करते हुए, या कोई ले जाते हुए, कोई उठा के चोरी करते हुए, वो एक अलग बात हो जाती है। फिर उसके बाद तो पक्का प्रूफ हो जाता है, उसके बाद तो पक्का ये हो जाता है। उस पर भी इंडियन कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कहा कि देखते ही उसको सजा दे दो, मगर वो क्यों किया, किस लिए किया, क्या वजह थी करने की, ये पूरा ट्रायल करो, क्या उससे कोई करवाया गया या वो खुद किया था, वो सारा ट्रायल करने के बाद ही फैसला हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को कौन अप्रोच कर सकता है? मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगा दे, कुछ ना कुछ तो होते होंगे। नहीं, सीधा बहुत सारे केसों में नहीं होता है, कुछ केसेस में सीधा अर्जी लग जाती है। कुछ इमरजेंसी की केस है, जैसे रेप के केसेस आए थे, बहुत सारे केसेस आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसको स्पेशल लाइव पिटीशन कहा जाता है, तो उसको लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में PIL होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो होता है कि पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है, तो तुम भी डाल सकती हो, मैं भी डाल सकती हूँ, वो भी डाल सकते हैं, सब लोग भी डाल सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो पूरी पब्लिक को नुकसान की बात है, यहाँ पर पूरी औरतों को नुकसान की बात है, पूरे स्कूल के नुकसान की बात है, पूरे देश के फलाने लोगों के नुकसान की बात है, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में चले जाएगा। कोई प्राइवेट रहेगा तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जाएगा। रिट पिटीशन होगा तो वो तुम अपने हक के लिए लड़ सकते हो। ये पर्सनल हो गया पिटीशन, और PIL हो गया कि जब आप सबके हक की बात जब सबके हक की बात करते हो तो आप PIL पे चले जाओगी। अभी जैसे एक को सताया, एक ही तरीके से सता रहे हैं देश में 100 जगह, 100 जने भी मिल गए तो वो पब्लिक हो गई, चले गए PIL लेके कि इतने लोगों को ये नुकसान पहुंच रहा है अभी, तो ये PIL होता है।
ये चीफ जस्टिस के सामने चले जाता है, सीधा सीधा चले जाता है। ये नीचे की कोर्ट वो नहीं, PIL डायरेक्ट वहां पर भी चले जाता है, हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट स्टेट के लेवल का है तो हाई कोर्ट में चले जाता है। अगर इंडिया लेवल में होता है ये पूरे लोगों के लिए तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट को चले जाता है। तो PIL अलग है, रिट पिटीशन अलग है, और उसके साथ साथ जो भी पिटीशन, बहुत सारे पिटीशन ही, रिट पिटीशन अलग है। कंपनसेशन, कोई आपको नुकसान पहुंचा दिए और आपको इतना बड़ा नुकसान हो गया कि उनकी सताने की वजह से या उनके रोकने की वजह से, चाहे वो ऑफिसर्स भी रहो, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि तुम कंपनसेशन डाल सकती हो उनके ऊपर, तुमको राइट है उसके ऊपर डालने का। तो इस तरह से जो है ना, ये अलग अलग है, PIL अलग है और ये सब अलग अलग राइट्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन ले लेती है तो कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, वो उस चीज को पलट देता है। कई बार ऐसे केसेस हमने देखे भी हैं हिस्ट्री में कि हुई हैं ये चीजें। तो कैसे होता है ये होता ऐसे है कि जब गवर्नमेंट भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन से आगे नहीं जा सकती। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में कोई ऐसी बिल पास कर ली गवर्नमेंट जिसमें सारी पब्लिक के लिए नफा है, तो कोर्ट मान जाएगी उसकी बात को, तो वो बिल को भी रद्द करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन को है। अगर कोई गवर्नमेंट एक बिल ऐसी पास करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी खिलाफ जा रही है, पब्लिक के भी खिलाफ जा रही है, पब्लिक को लॉस भी उससे हो सकता है, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट को राइट दिया गया है कि वो रोक सकती है, रद्द करें। कई बार ऐसा हमने देखा भी है। बिल्कुल, कई बार ऐसे बिल्स जो है पलट गए और कई बार ऐसे बिल पास भी हो गए, और वो अगर लोगों को भलाई चलती है तो वो बिल को पास कर देती है सुप्रीम कोर्ट। अगर वो लोगों के लिए नुकसानदायक है तो वो उसको रद्द कर सकती है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है। औरतों के हक में हमने कितनी बार देखे हैं, ये तो बहुत बार हमने देखा है। जुडिशियल रिव्यू एक वर्ड होता है जी, तो इसका क्या मतलब होता है, ये कब यूज किया जाता है? रिव्यू पिटीशन भी होता है, रिव्यू ही नहीं, रिव्यू पिटीशन भी होता है कि एक बंदे के बारे में ऐसा बोल दिया, एक बंदे के बारे में किसी ने ऐसा बोल दिया, ऐसे बोल दिया, या ऐसे ऐसे जजमेंट हो गए, तो उसको एक बार फिर से रिव्यू करके देखो, फिर उसके बाद फिर उसको रिव्यू करो। रिव्यू करने के बाद उनको फिर समझ में आता है कि ये लाइन गलत हो गई थी तो ये लाइन को निकाल दिया, कहीं पे कुछ मिस कर दिया है तो फिर याद कर देंगे, तो इसको रिव्यू बोलते हैं, रिव्यू पिटीशन बोलते हैं। रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डालकर रिव्यू करा सकते हैं ऑर्डर। तो कोर्ट जो है देखा जाए तो वो सब कुछ कंट्रोल करता है, सबके लिए सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है, पुलिस सुप्रीम को कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट भी कभी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही जाएगा, वही हैप्पी रिपब्लिक डे है। तो कैसे पुलिस को और एजेंसीज को भी कोर्ट मतलब कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि ये काफी बड़ी चीज है। कोर्ट के सामने एजेंसीज कुछ भी नहीं है। कोर्ट जो होता है ये बहुत बड़ी बात होती है, चाहे छोटी कोर्ट भी हो, सेशन कोर्ट भी हो, तो बड़े बड़े कलेक्टर को, मिनिस्टर को, ऑफिसर्स को बुला के 1 मिनट में सजा भी दे देते हैं। बिल्कुल, 1 सेकंड में 1 सेकंड में ये कर देते हैं। तो एजेंसीज भी कोर्ट से बड़े नहीं है, कोर्ट सबसे बड़ी है। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। वो एक तरह से उसे चला रहा है। जी जी, चला रहे कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर नीचे की कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को क्रॉस कर रही है तो हाई कोर्ट ऑब्जर्वेशन कर रही है, अगर हाई कोर्ट भी क्रॉस कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन कर रही है। ये लास्ट दरवाजा है हमारे लिए। तो इसमें एक वर्ड बहुत मैंने देखा है यूज होते हुए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी, तो इसका क्या मतलब होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, लोग जो है उसको माने नहीं और भड़क गए, और या ऑफिसर्स भी हैं उनको भी ऑर्डर होता है तो वो भी भड़क जाते हैं, तो वो भी उस पर अमल नहीं करते, तो फिर उसके ऊपर कोर्ट को अधिकार है कि उनको सजा दे दे 6 महीनों की। मान लीजिए मैंने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो वो मुझे सजा मिल सकती है इस चीज पे? मिल सकती है, गलत होने के बाद। और अगर नहीं, आप उसका सच्चाई प्रूफ करेगी, उसके लिए नोटिस आएगी और उसका आप रिप्ले पेस्ट करेगी और सब कुछ करेगी, तो फिर उसके बाद आपका कुछ ये नहीं रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं जुडिशियल डिले हम इसे बोलेंगे जी। तो ये डेमोक्रेसी पे इसका क्या फर्क पड़ता है? जुडिशियल डिले इसलिए है कि हमारे देश में लॉ सर्विसेज बहुत कम है। अभी लॉ सर्विसेज और हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को बहुत ज्यादा सिखाना जरूरी है। बिल्कुल। फिर भी कोर्ट ने कई डिसीजन अच्छे ले लिए हैं और कई केसेस, फाइनेंशियल मैटर, लोक अदालत में एक बार में 100 केसेस को फिनिश करना, सब कुछ कर दिए। नहीं तो एक केस 40 साल भी चलता जा रहा है। बिल्कुल, 27 साल 28 साल। अब आइंदा के दिनों में
एक PIL सब मिलकर डालेंगे कि कोर्ट में केस जो है इतने दिन में ये केस खत्म होना चाहिए, इस टाइप का केस होगा तो सिर्फ इतने ही दिन में उसकी सच्चाई और ये होना चाहिए, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो भी है, उसकी भी लिमिट है, चार्जशीट डालने की एक लिमिट है और इन्वेस्टिगेशन की भी लिमिटेशन है, बहुत सारे चीजों की लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि इतने लिमिट में एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर देना है। किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को अंदर डाल दिया तो 90 डेज से ज्यादा नहीं, 90 डेज के अंदर चार्जशीट को सबमिट कर देना है। बहुत सारी चीजें हैं जानकारी करने की है, मगर आज हम उसको पूरा नहीं कर सकते। ये आज रिपब्लिक डे है तो कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा करने के लिए आज हमारा ये प्रोग्राम रहा। कहीं ना कहीं जैसे आपने अभी बात करी डिले की, हम बात कर रहे थे डिले के पीछे ये रीजन भी हो सकता है कि लॉयर्स जो है अभी इतने बच्चे बन नहीं रहे हैं जाके, तो कहीं ना कहीं इसको भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ावा नहीं, अभी बढ़ रहे हैं, काफी लॉयर्स भी बढ़ रहे हैं और आगे भी चलकर जो है लॉ इंस्टीट्यूशन भी बढ़ रहे हैं और जजेस भी बढ़ रहे हैं। हाँ। जजेस की हमारे देश में बड़ी कमी बहुत है ज्यादा जरूरी है और वो। जजेस की बहुत ज्यादा जरूरी है और चाहिए कि रिटायर जजेस को भी वापस किसी और केसेस के लिए उनको फिर आर्बिट्रेटर सेंटर, मीडिएशन सेंटर का उनको भी मौका दिया गया है। बहुत सारे काम बहुत जल्दी जा रहे हैं और अब स्पीडी ट्रायल का और स्पीडी उनके लिए जस्टिस मिल जाए और उसके लिए भी कोशिश होगी और धीरे धीरे होता जा रहा है और आगे बढ़ेगा। जुडिशरी का जो है फ्यूचर कैसा दिखता है आपको? जुडिशरी का फ्यूचर ही फ्यूचर है और जुडिशरी ही इंडिया है और उसकी फ्यूचर आगे चलकर अच्छी बनेगी और काफी बच्चों के अंदर अब अवेयरनेस आ गया है कि जो भी बच्चा, अभी मैंने पहले हमारी फैमिली में 10 बच्चों को पूछती बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तो एक बच्चा कहता हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम फलाना बनना। अब 5 बच्चे बोल रहे हैं हम लॉयर बनना, 5 में से एक बच्चा बोलते मैं जज बनना चाहता हूँ। तो इसका मतलब जो है काफी अच्छे चेंजेस आएंगे और काफी अच्छे सर्विसेज भी मिलेंगे। एक फैमिली में भी एक लॉयर का रहना, उसकी पूरी फैमिली को कॉन्स्टिट्यूशन का पता चल जाएगा। ह्यूमन राइट्स की कहीं ना कहीं जो लॉयर का काम होता है वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम होता है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो है हम एज अ सिटीजन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? और ह्यूमन राइट्स को हम हर तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी आपको लगता है कि इंसानियत को नाइंसाफी हो रही है तो अगर वो केस पुलिस की हद तक का है तो पुलिस को जाके कंप्लेंट देके हम लोग उसको हिफाजत कर सकते हैं। अगर पुलिस उसकी सपोर्ट नहीं कर सकती है तो ह्यूमन राइट्स में जाके उसको हम इंसाफ दिला सकते हैं। वहां नहीं इंसाफ मिलती है, कोर्ट को जाकर भी उसको इंसाफ दिला सकते हैं। बहुत सारे जगह कोशिश तो कर सकते हैं, तो उसमें 100 लोगों के लिए कोशिश करें तो 50 तो प्रोटेक्ट हो ही जाएंगे, 70 तो प्रोटेक्ट हो ही जाएंगे। हाँ, मतलब ये है कि आपके आसपास आप कुछ अन्याय होते हुए देख रहे हो तो अपनी आवाज उठाओ। जरूर, बिल्कुल। और अन्याय होते हुए देखकर खामोश रहना इंसानियत का काम नहीं है। बिल्कुल। अन्याय के खिलाफ जंग लड़ना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मगर ऐसा ना हो कि हम पार्टियों के खिलाफ जुबान उठा लिए, उनके खिलाफ जुबान उठा लिए, बोले तो बोले मुसलमान ही बुरे हैं, बोले तो बोले हिंदू। नहीं, हम सब इंसान हैं, हम सब एक हैं। हम सिर्फ लड़ाई लड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए लड़ेंगे, इंसानियत के लिए लड़ेंगे। कहीं ना कहीं जैसे बहुत बार ये हमने केसेस देखे भी हैं, आपने देखे होंगे कि पुलिस जो है इलीगल आपको अरेस्ट कर लेती है, विदाउट वारंट आपको उठा के ले जाती है। तो तब लोग कैसे अपने आप को बचाए, क्योंकि देखो गरीब की तो क्या हालत है हमारे देश में, आप सबको पता ही है। देखिए कुछ केसेस हैं कि विदाउट वारंट भी उनको अरेस्ट करने की इजाजत भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। आईपीसी में उनको, आईपीसी कोड में उनको है। कुछ केसेस ऐसे हैं, अभी एग्जांपल देखिए, अभी रास्ते पे जाते हुए किसी ने चाकू से किसी को मार दिया, तो क्या वो वारंट का इंतजार करते रहेंगे उसको उठाने के लिए? वो तो भाग जाएगा, फिर उसको तो उठाना पड़ेगा। तो कुछ है, कुछ ऐसा होता है कि बगैर वारंट के आते हैं तो आपको अधिकार है कि मुझे किस बुनियाद पे अरेस्ट कर रहे हो, मेरा वारंट कहाँ है और वो मुझे बताओ, और मेरा FIR क्या है और मेरा क्राइम क्या है ये बताओ। ये पूछने का अधिकार आपको जरूर है और वो बताएंगे भी, अगर रियल ऑफिसर है तो जरूर बताएंगे। और यहाँ तक कानून में ये राइट है, जब किसी को कहीं से अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके एक रिश्तेदार को फोन करके इन्फॉर्म बताया जाए कि ये तुम्हारे बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है, ये बंदे को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं। वो भी
वो भी हमारे राइट्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं। औरतों के और तो- यहाँ तक के लोग जो एजेंसीज होती है वो पर्सनल क्वेश्चन करते हैं। मैं ये बात खास बोलना चाहती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं तो बहुत लेडीज कहती हैं कि पुलिस में जाएंगे तो वो पर्सनल पूछेंगे, वो पूछेंगे। पहले का पर्सनल क्वेश्चंस को आप जो आंसर करना चाहती हो कर सकती हो, जो नहीं करना चाहते हो तो प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि पर्सनल लाइफ ही हमारी लाइफ है, पर्सनल लाइफ ही हमारा प्रोटेक्शन है। पर्सनल होता है। बस तुमने जो गुनाह किया है, तुम्हारा जो गुनाह है उसी के बारे में जवाब देना होता है, बाकी और कोई पूछने का अधिकार नहीं रखते कोई चीज के बारे में। कई बार ये न्यूज़ भी देखी होंगी कि कस्टोडियल वायलेंस हो गया, अंदर ही पुलिस वालों ने मारा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जेल में जो कैदी थे उनका मर्डर हुआ है। तो उस टाइम पे कैसे बचाएगा कोई, मतलब अब कहाँ जाएगा कोई? उस पर भी जाएगा, आप भी जा सकती हो। अगर कस्टोडियल में किसी का डेथ हो जाता है तो पूरे देश के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि वो कस्टडी जो होती है वो जस्टिस हाउस होता है। एक जज साहब उसको भेजते हैं कस्टडी के अंदर। वहां अगर उसको मार दिया जाता है तो जुबान उठाना बहुत जरूरी है और इंसाफ लेना भी बहुत जरूरी है। और जो ये NHRC होता है, इसका क्या रोल होता है और इसमें हम कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टेट वाइज है कमीशन, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है और इंडिया वाइज भी है। और वहां जाकर आप बड़ा सिंपली ऑनलाइन पे भी आप आजकल आप ऑफिसेस को ही जाने की जरूरत नहीं, सब तो आप सब ऑनलाइन लिंक है और ऑनलाइन लिंक पे जाके क्या हुआ है वो कंप्लेंट कर सकती है, OTP आ जाएगी आपको, सब कुछ करके आप इंसाफ ले सकती हो। और ह्यूमन राइट्स को इतना अधिकार है कि वो कोई भी इंडिया की एजेंसी को नोटिस कर सकते हैं और सवाल कर सकते हैं। वही आपने सोशल मीडिया की बात करी, ऑनलाइन बात करी। ऑनलाइन इतनी न्यूज चलती है जी। कि हमें समझ ही नहीं आता है कि जुर्म किसने किया है, क्या किया है, कौन मुजरिम है। तो मीडिया जो ये ट्रायल आजकल चल रहा है, ये पूरा जो मीडिया चल रहा है, ये किस हद तक किसी का पूरा नजरिया बदल सकता है? ये पूरा नजरिया कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकता है कि मीडिया में बोलना, मीडिया में किसी ने बोल दिया कि किसी को 100 कत्ल कर दिया है तो 100 लोगों को कोर्ट में कौन बताएगा? बिल्कुल। मीडिया का बोलना वो फाइनल नहीं है, कोर्ट में ट्रायल होना है, एविडेंसेस प्रूफ होना है। कोर्ट ने जो बात कहा है वो बात हो सकती है। उसमें भी कई लोग नाइंसाफी भी ये हो जाते हैं कि उनके लिए लड़ने वाला कोई लायर नहीं होता है, उनके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। तो हो सकता है वहां भी नाइंसाफी हो तो उनको और एक कोर्ट में इंसाफ मिल जाएगी जरूर से। बिल्कुल। ऐसे में एक राइट आती है, राइट टू लाइफ। तो पहले के मतलब लोग ज्यादातर उनका मन ये था, वो ये सोचते थे कि राइट टू लाइफ मतलब जिंदा रहो बस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जिंदा रहो बस इसका मतलब नहीं है, ये जीने का कोई मतलब ही नहीं है। जिंदे भी रहना है और जिंदा लोगों को रखना भी है और लोगों के लिए काम भी करना है और इंसाफ के लिए फाइट भी करना है। और जैसे ह्यूमन डिग्निटी की बात करें, इंसानों की इज्जत जो है पर्सनल लेवल पे अगर हम बात करें, तो क्या गवर्नमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें रोल होता है प्रोटेक्ट करने के लिए? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में रोल है प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कोई आपकी इज्जत को हार्म किया, आपको किसी ने बेइज्जती किया, आपको किसी ने बेइज्जती की बातें की, आपने वो काम नहीं किया और किया भी है तो दूसरे को बेइज्जती करने की राइट नहीं है। बिल्कुल। आपको मानहानि केस लगाने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि आपका लेवल क्या है, आपने कितनी बात किया है और कितना आप पे जुर्माना लगेगा। तो इस चीज पे भी आप केस कर सकते हो अगर कोई मेरी इज्जत पे आंच आती है किसी की बातों से या किसी के एक्शन से? बिल्कुल, इज्जत पे आंच आती हो तो फौरन आप केस दर्ज करा सकती हो, सिविल करा सकती हो, क्रिमिनल करा सकती हो। अगर रोज कोर्ट को जाने की ताकत रखती हो तो क्रिमिनल केस करा सकती हो, अगर नहीं चलो सिविल डालते हैं तो सिविल डाल सकती हो। तो जरूर उसमें भी तुम्हें इंसाफ मिलेगी, मगर प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ। आज BNSS आके बहुत अच्छा हुआ कि बगैर एविडेंस के कोई चीज ना किसी पर FIR कर सकता, ना किसी को अरेस्ट कर सकता और झूठे चीजें नहीं बना सकता, फैब्रिकेटेड नहीं कर सकता। जब रियल आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो वो बच भी नहीं सकता। वही हम बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है यूथ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, नशे। तो जितने नशे चल रहे हैं उतनी स्मगलिंग भी चल रही है। तो इसमें DRI का क्या रोल होता है? DRI का रोल स्मगलिंग में होता है, हाँ। नशे में नहीं होता। स्मगलिंग में जी, DRI का रोल स्मगलिंग में होता है। जो लोग देश से दूसरे कंट्रीज से
चीजों को लाते हैं, यहाँ पर टैक्स पे करने के लिए छुपाते हैं, ड्यूटी पे करने के लिए छुपाते हैं, उन लोगों का पकड़कर गवर्नमेंट में कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करना वो उनका काम होता है, वो उनका डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, और ये SFIO जो है ये जी। कॉर्पोरेट में किस तरीके से काम करती है? SFI वो जो है ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कंपनीज को इन्वेस्टिगेट करती है, अच्छा, और कंपनीज को इन्वेस्टिगेशन करती है कि ये कंपनी क्या किया है, क्या किया? क्या किया सिर्फ है। कंपनीज के लिए होता है? कंपनीज के लिए होता है, बाकी कोई केस उसके अंदर नहीं होता, सिर्फ ROC के रिलेटेड केस वो देखती है। एक FIU ये शायद जी, ब्लैक मनी का, बहुत सारे जी, हाँ, ये ब्लैक मनी इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट मनी लैंडरिंग केसेस देखते हैं। अच्छा, और NCB ये तो हमने मतलब कोविड में बहुत सुना है कि NCB क्या कर रही है। इनका काम होता है नार्कोटिक्स, मतलब ये नशों के लिए काम नशों करती के है, लिए, तो नशे को बंद करना इस टीम का काम इलीगल होता है। कहीं कुछ और स्मगल। 100 से ज्यादा एजेंसीज हिंदुस्तान में है। हम दूसरी बार उसके बारे में बड़ी सुकून से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एजेंसीज को, हर एजेंसी को बिठा रखाया है एक एक गुनाह को बचाने के लिए, मगर ये नहीं कि इनोसेंट को हरास करने के लिए। उनको एजेंसीज को रखा इसलिए गया है कि जो गुनहगार है उनको पकड़े और उनको सजा दे। ये नहीं कि किसी इनोसेंट को, उनके हाथ में पावर है तो वो इनोसेंट पे वो पावर को यूज करे, इसलिए नहीं है। तो ये किस हद तक जो आप बोल रही हैं ये होता है, कितनी बार? बहुत सारे जगह पर इनोसेंट पे भी हरासमेंट हो जाता है। कोई जाता है दुश्मनी निकालना चाहता है तो बीवी शोहर पे दुश्मनी निकालती है, शोहर बीवी पे दुश्मनी, मगर वो साबित होने में टाइम लग जाता है ना। इनोसेंट भी हरास होते हैं, मगर इनोसेंट कभी ना डरे कि अगर आप इनोसेंट हैं तो आपको कोर्ट कभी सजा नहीं दे सकती, आप बचेंगे उसमें। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप सच कि आपने किया है क्या नहीं किया है। तो वही करप्शन की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, मतलब ये तो आप घर से बाहर निकलेंगे आपको भ्रष्टाचार दिखेगा, हर जगह दिखेगा। ये सिस्टम में लेकिन रह क्यों पा रहा है? क्योंकि देखिए इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पे इतने पुलिस है, सब कुछ, उसके बावजूद हमारा देश मेरे को लग रहा है सबसे आगे भ्रष्टाचार में भी होगा। जी जी नहीं, भ्रष्टाचार में होता है बहुत सारे। उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसके लिए भी एक एजेंसी है ACB, एंटी करप्शन ब्यूरो। आपको राइट हर जगह दिया गया है। आपसे किसी ने पैसे मांग लिया, आपको किसी ने पैसे दिए बगैर मैं तुझे इंसाफ नहीं करूंगा बता दिया, या कुछ भी किया, तो उसके लिए भी एक एजेंसी है, तो वहां आप कंप्लेंट कर सकते हैं और वो एजेंसी चेक करेगी, देखेगी क्यों आपके साथ नाइंसाफी हुई है। अगर वहां सबसे ज्यादा भी नहीं होती है तो CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जब पूरा देश थक जाता है, समझ में नहीं आता है, तो CBI भी है जो वो इन्वेस्टिगेट करके देखेगी क्या मुजरिम को रियल में सता रहे हैं, क्या नाहक से सता रहे हैं, क्या इसमें ऑफिसर इन्वॉल्व है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये है कि आपके साथ अन्याय नहीं होने वाला। अन्याय नहीं होने वाला है, मगर आप में लड़ने की ताकत होना जरूरी है। आपको लड़ने की ताकत नहीं तो आप पीछे हो जाओगी। तो इसलिए क्या है कि हमको भरोसा है कॉन्स्टिट्यूशन पे कि हमें नाइंसाफी नहीं होगी, तो हम हर जगह भी रास्ता रखा है, कहीं ब्रेक होने नहीं दिया है हमको। तो ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना, हाँ जी, एक नागरिक की जिम्मेदारी क्यों है? जी, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना नागरिक की जिम्मेदारी इसलिए है कि हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। ये देश जो है एक गुलदस्ते के मानिंद है। जैसे गुलदस्ते में व्हाइट फूल होते हैं, ऑरेंज फूल होते हैं, रोज फूल होते हैं, सब मिलकर जाके एक गुलदस्ता बनता है, वैसे ही हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई बहुत सारे लोग जो है मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और कहीं पर पॉलिटिकल उनको लड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर उसके बावजूद भी जो है वो नहीं हो पाता। और फिर भी मोहब्बतें बांटने का देश है हमारा, मोहब्बतों का पैगाम देने का देश है, इंसानियत जब तक इंसानियत का मानेंगे। पैगाम देने का देश है जी। और कौन सा? 76 एक सिटीजन देश का फ्यूचर कैसे बदल सकता है? तो कहीं ना कहीं सिटीजन बचा रहा है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, बिल्कुल। तो उसी तरीके से देश का फ्यूचर कैसे एक नागरिक के हाथ में होता है?
एक नागरिक के हाथ में नहीं होता है। जब एक नागरिक ये चाहता है कि पूरे देश को बदलना है, पूरे देश में इंसाफ लाना है, पूरे देश में जो नाइंसाफी हो रही है उसको बदलना है, अगर वो सोच लेता है, वो ताकत रखता है, तो वो देश को बदल सकता है और देश उसके हाथ में आ सकता है, क्योंकि उसकी आवाज ही देश होती है और देश उसे सपोर्ट करता है, देश उसे साथ देता है जब वो देश का नागरिक देश की प्रोटेक्ट कर पाता है। और वो सूचना इस कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको अधिकार दे दिया है। एक छोटा सा बिजनेस व्यापारी भी ये सोच सकता, ख्वाब देख सकता है कि मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं, मुझे राइट है, ये ख्वाब देख सकता है। वो सोच सकता है, अगर वो काम करने पे खड़ा हो गया तो कर भी सकता बन भी सकता बन भी सकता है। उसको रोका नहीं गया है कि तेरी हैसियत ये होना चाहिए, तेरा ये होना चाहिए, तू ऐसा होना चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। वो सबको राइट्स जो है एक देता है। एक देश के नागरिक में वो ताकत है जो पूरे देश को चेंज कर सकता है। देश वो है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी तो क्या, मैं तो बोलूंगी आजकल हम सबकी जिंदगी में मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। डेमोक्रेसी में लेकिन किस तरीके से ये आगे बढ़ रही है, इसको बदल रही है? मीडिया डेमोक्रेसी में बिल्कुल नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि काफी आर्डर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आर्डर्स हैं कि ये मीडिया में जो बोली गई बातें हैं ये कहीं नहीं भी माना एविडेंस जाएगा। माना नहीं जाएगा। और मीडिया कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग है। आज हमारी बात कॉन्स्टिट्यूशन पे हो रही है, तो मीडिया जो होती है, मीडिया को आज कहा जाए तो मीडिया तो बिकाऊ है। सच्ची बात कहा जाए तो मीडिया जिसके फेवर में बात करना चाहे उसी के फेवर में, एक चैनल आपके फेवर में बात कर रहा है, एक चैनल मेरे फेवर में बात कर रहा है, हम दोनों एक सही हो गए। चैनल, हाँ बिल्कुल। कहीं ना कहीं पहले फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था मीडिया को। जी जी। क्योंकि मीडिया जो बोलेगी, नहीं, आज भी सही सहाफी हैं, आज भी लोग सही आर्टिकल लिखने वाले हैं, आज भी सही चैनल चलाने वाले हैं, मगर सोशल मीडिया आकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत सारा दुकान ही बंद हो गया है। सोशल मीडिया में आपको खुद राइट है कि आप जाकर मोबाइल पकड़कर 2 मिनट में एक वीडियो डालती है कि मेरे साथ ये हो गया है, तो तुम्हारे साथ पब्लिक हो जाती है। मतलब आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो वो बाद में देखेंगे, वो बात में देखा जाएगा। तो आप बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, झूठ, मगर आपको भी राइट है, आपको भी राइट है। जब सोशल मीडिया आ गया है तो सोशल मीडिया से आपके हक को भी इजाजत है कि आप उसमें सच्ची बात कर सकते हैं और सच्ची बात बता सकते हैं। तो मीडिया का ट्रायल कोर्ट का ट्रायल बिल्कुल नहीं माना है। जाता। कोर्ट ट्रायल बिल्कुल डिफरेंट है, ये मीडिया ट्रायल नहीं है जी। तो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है उसको हम वर्ल्ड में किस नंबर पे हम रैंक कर सकते हैं? नंबर का तो फिलहाल मुझे याद नहीं है, मगर मैं मोर देन 54 कंट्रीज विजिट कर चुकी हूँ, मगर हिंदुस्तान से प्यारा देश कहीं भी नहीं है। और किसी भी देश में एक मसलक को जगह है, एक मजहब को जगह है। किसी भी देश में, बहुत सारे देशों में अपने ही पॉलिसीज को पॉलिसी माना जाता है। डेमोक्रेसी भी हिंदुस्तान नहीं है। एक ऐसा देश है जो डेमोक्रेटिक है, और हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि 200 कंट्रियां, 150 कंट्रियां मिलकर एक हिंदुस्तान है। बिल्कुल। और इसीलिए हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन कहा सबसे जाता है। ज्यादा हिंदुस्तान में पीस है, जिसकी वजह ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सिखाया है कि आप हिंदू मुस्लिम मत बोलो, आप कलरों पे मत जाओ, गोरा काला मत बोलो, और सबको एक ही राइट है, सबको एक ही जस्टिस है, सबको एक ही है। अगर किसी एमएलए ने गुनाह कर दिया उसको भी वही सजा है, किसी एमपी ने गुनाह कर दिया उसको भी वही सजा है, किसी ऑफिसर ने गुनाह कर दिया उसको भी वही सजा है, किसी नॉर्मल इंसान ने वो गुनाह किया तो उसको भी वही सजा है। और किसी को भी बड़ा छोटा होने की वजह से सजा की कमी पेशी नहीं हो सकती। और सबके लिए भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और सबके राइट्स एक ही हैं, इक्वल है राइट्स। कहीं ना कहीं हमने चर्चे में ये तक सुना है कि जो ब्रिटिश फिर से कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हमने ये तक सुना है कि जो ब्रिटिश हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम पे, वो कॉपी पेस्ट कर दिया गया है अभी, और लोग अभी भी वही मान के चल रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की इल्म नहीं होता है।
कभी इन्होंने एक पेज खोलकर भी इसको नहीं देखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन को, कि वो लोग होते हैं ऐसी बातें करते हैं। मगर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के बेस पे बना है, इंडिया के कमिटी ने बनाया है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए 4 इयर्स टाइम लगा है। सैल्यूट है ब्रदर अंबेडकर को, सबके लिए सोच कर ब्रदर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है तैयारी की है। मगर तैयारी उन्होंने किया है, मगर इसमें मेहनत सारे टीमों की मेहनत थी। सब इसके अंदर बैठते थे, कई डिस्कशनें हुए कि ये रूल को हम कैसे बनाएं। जब ब्रिटिश वाले भाग गए और ब्रिटिश को भगा दिया गया और देश हमारे हाथ में आ गया 1947 में, तो फिर देश के रूल्स को अलग से बनाया गया। वही रिपब्लिक डे है, वही जनवरी 26 है, वही हैप्पी रिपब्लिक डे है, वही कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थ ऑफ डे है। तो फाइनल मैसेज अगर आपको मैं बोलूं कि यूथ के लिए क्या होगा आपका? मेरा फाइनल मैसेज यूथ के लिए है कि देश का हर यूथ कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस लाए और रिपब्लिक डे में वापस उसको एक बार रिवाइज करें। और सारे यूथ को मैं ये कहती हूँ कि आगे चलकर हमारे देश में प्रेम और मोहब्बत को बांटे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हम उसको याद सब रखें। एक हैं, उसको याद रखें, और उसको याद रख के जो है उस पर हम जिंदगी को बड़ी हैप्पी से गुजारने की कोशिश करें। अब जो हालात आते जाते हैं कोर्ट्स के वगैरह सब कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखकर फाइट करें उसका। तो नोएरा शेख जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत वैल्यूज मिली। मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानी जो मुझे नहीं पता थी। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। ये खुद भी फिलंथ्रोपिस्ट हैं, इनका बिजनेस है, इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे हम इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, वुमेन को रिप्रेजेंट किया है, जो बहुत अच्छी बात है। एंड लास्टली मैं यही बोलूँगी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अवेयर होना बहुत ज़रूरी है एज अ इंडियन सिटीजन, क्योंकि यही आपको एक राइट देता है, आपको इंसान बनाता है, नहीं तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। एंड हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। सारे देश के लोगों के लिए हैप्पी रिपब्लिक डे। और हैप्पी रिपब्लिक डे में मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आज आपने कॉन्स्टिट्यूशन के ही क्वेश्चन किए और कॉन्स्टिट्यूशन बुक रख के क्वेश्चन किए, तो बहुत ही अच्छा लगा, ताकि देश में हम आगे के दिनों में ये कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे देश में चलाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस